Dear students, I am Dr. Vivek Singh. Today we will study movement and locomotion part 3, and today's topic is mechanism of muscle contraction. In my previous lectures of movement and locomotion, I have already taught you the structure of skeletal muscle fiber and the sliding filament theory. तो एक क्विक रिवाइंड कर लेते हैं उसका. आपको स्केलेटल मसल फाइबर हमने बता दिया था कि आप स्केलेटल मसल देखोगे, जैसे ही आप अपनी बॉडी की जो है ह्यूमन बॉडी की स्किन हम हटाते हैं, उसके नीचे हमें क्या मिलता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, जिसको हम फेशिया कहते हैं. ठीक है. फिर आपको मसल मिलेगी और मसल के ऊपर की कवरिंग को हमने क्या कहा था? एपिमाइसियम. उसके अंदर आपको मसल बंडल फाइबर्स मिलेंगे. बंडल फाइबर को हम फेसिकुलस कहते हैं. फेशिया जो है स्किन के नीचे, फेसिकुलस जो है वो बंडल फाइबर्स को कहते हैं. अब वहाँ से उन जो है एक हम मसल फाइबर निकाल लेंगे या मसल सेल निकाल लेंगे. इतना आपको बताया था. जो बंडल्स हैं मसल बंडल, उनके ऊपर की कवरिंग को हमने कहा था पेरीमाइसियम, और जो आपने एक मसल फाइबर या मसल सेल निकाल ली उसके ऊपर की कवरिंग को हमने कहा था इंडोमाइसियम. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. जो मसल फाइबर या मसल सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हमने कहा था सार्कोलेमा. उसके साइटोप्लाज्म को हमने कहा था सार्कोप्लाज्म. सार्को मीन्स फ्लैश, मसल है इसलिए फ्लैश. अब आपका जो मसल सेल है या मसल फाइबर है, इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कहा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम जो नर्व इम्पल्स जो है जो आएगी आपके मसल फाइबर के ऊपर या मसल सेल के पास में, अब उसके लिए हमें मसल का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है. जो सार्कोलीमा है आपका, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, वो अंदर की तरफ फोल्ड है. इट इज़ इनवेजिनेटेड टुवर्ड्स साइड सार्कोप्लाज्म, और इंग्लिश का टी लेटर बनाती है, इसलिए इसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं. ठीक है. अब जो ये जो टी ट्यूब्यूल हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ इनवेजिनेटेड हैं. अब क्या करना है हमें, इसमें क्या समझना है? जो आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमें क्या देखना है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के. तो ये आपकी कैसी है? स्केलेटल मसल है, स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं इसको, या वॉलंटरी मसल कहते हैं. वॉलंटरी है, आपके विल पे मूव करेगी, तो इसके लिए मैसेज आएगा. मैसेज विल कम इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. नर्व इम्पल्स आएगी, कहाँ पर आएगी? जो आप कौन लेके आएगा सबसे पहले ये जानना जरूरी है. मोटर न्यूरॉन लेकर के आएगा. और जो ये मोटर न्यूरॉन है और जो सार्कोलीमा है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन, इसके बीच में जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसका दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट. याद रखिएगा, द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलीमा, इट फॉर्म्स ए जंक्शन विच इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इसका दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, इट इज नोन एज मोटर एंड प्लेट. अब जो मोटर न्यूरॉन है, इसका जो टर्मिनल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कह रहे हैं, जो सार्कोलीमा के पास अटैच हो रहा है आकर के, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट है. सिनेप्टिकल वेसिकल्स में क्या होता है? आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है. जब ये नर्व इम्पल्स लेकर के आएगा मोटर न्यूरॉन, अब क्या करेगा? सिनेप्टिकल वेसिकल से इट विल रिलीज एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है. एंड दिस एसिटिलकोलिन इट गेट्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सार्कोलीमा. ये जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ये अटैच हो जाएंगे किसके साथ जाकर के? सार्कोलीमा मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर के. जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये मसल फाइबर की सार्कोलीमा मेम्ब्रेन है, ये पहले कैसी थी? पोलराइज्ड फेज में थी, रेस्टिंग फेज में थी. नाउ इट बिकम्स डीपोलराइज्ड. डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया. कैसे स्टार्ट हो गया? अब जो है सोडियम अंदर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा. दिस सार्कोलीमा इट बिकम्स मोर परमेबल टू सोडियम. सोडियम विल डिफ्यूज इनसाइड द सार्कोप्लाज्म,
और ये जो है क्या करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर देगा। जैसे ही कोई भी आयन मूव करता है तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा, तो सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड ड्यू टू द डिपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलीमा। एक्शन पोटेंशियल पूरे जो है सार्कोलीमा पे मूव करेगा और जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर भी मूव करेगा, जिसकी वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल जो है सार्कोप्लाज्म के अंदर मूव कर गया। अब क्या होगा, अब दिस एक्शन पोटेंशियल इट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इट विल रिलीज कैल्शियम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैल्शियम जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा। और सार्कोप्लाज्म में आपके क्या पड़े हुए मसल फाइबर के अंदर, ए बैंड, आई बैंड, ठीक है, एक्टिन के फिलामेंट और मायोसिन के फिलामेंट आपको बताया जा चुका है। स्ट्रक्चर आपको हमने बताया था एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का। ठीक है, ये एक्टिन का जो है फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। एक्टिन के फिलामेंट है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है और एक ट्रोपोमायोसिन रिबन शेप जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसने इस एक्टिन के फिलामेंट्स को कवर करके रखा हुआ है। और एक आपको ग्लोबुलर प्रोटीन हमने बताई थी जिसको हमने कहा था ट्रोपोनिन। अब इसको ध्यान से सुनिए, ट्रोपोनिन के 3 मॉलिक्यूल बताए थे आपको, टीपीटी, टीपी ट्रोपोनिन के लिए, टी वो मॉलिक्यूल जो ट्रोपोमाइसिन से अटैच्ड है, सी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे आकर के कैल्शियम आके अटैच हो जाएगा, टीपीसी। तो कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला इट विल गेट अटैच टू दी दिस टीपीसी मॉलिक्यूल। और एक आपका टीपीआई इनहिबिटर, तो आप टीपीसी पे फोकस करिए। यहाँ पर आकर के कैल्शियम अटैच हो गया। अटैच होने की वजह से क्या हो गया, ये ट्रोपोमाइसिन है इसका क्या होगा, इसमें ओरिएंटेशन होगा, मींस इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी, इसमें मूवमेंट होगा। जिसकी इसने क्या ढक रखा था ट्रोपोमाइसिन ने, जो एक्टिन के एक्टिव साइड्स से, ठीक है, एफ एक्टिन मॉलिक्यूल के जो एक्टिव साइड्स थे उनको ढक करके रखा हुआ था। ठीक है, इसलिए ढक करके रखा हुआ था कि मायोसिन का हेड जो उससे क्रॉस ब्रिज ना बना पाए। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक्टिव हो गया। अब ये जो साइड्स हैं ये एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से मायोसिन क्या होता है, आकर के क्रॉस ब्रिज बना लेता है इनके साथ। ठीक है, अब वो प्रोसेस कैसे होता है, कैसे क्रॉस ब्रिज बनेंगे। नाउ द कैल्शियम गेट अटैच्ड टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल ड्यू टू विच द ओरिएंटेशन इन द ट्रोपोमाइसिन टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू विच द एक्टिव साइड्स ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल गेट एक्सपोज्ड, ड्यू टू विच द मायोसिन हेड फॉर्म द क्रॉस ब्रिजेस विद द एक्टिन। अब इसको और थोड़ा डिटेल्ड हम देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। अब इसमें क्या है, आपका कैल्शियम आके अटैच हो गया। हमने आपको बताया था मायोसिन का स्ट्रक्चर बताते समय, ठीक है, लाइट मायोसिन, हैवी मायोसिन जो आपको बताया था, जो इसका हेड तो था बताया था आपको, इट आल्सो एक्ट एज द एटीपीएज एंजाइम। तो हेड ऑफ मायोसिन जो एटीपीएज एंजाइम का भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोलिसिस करेगा। ठीक है, एटीपीएज एंजाइम का काम करके एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसको एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ देगा। अब एडीपी फॉस्फेट टूटेगा तो एनर्जी भी निकलेगी एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, मायोसिन हेड गेट अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब जो है इसमें समझने वाली बात क्या है, और ये जो एटीपीएज एंजाइम है इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे 2 आयंस की ज़रूरत पड़ती है जो कोफैक्टर्स का काम करते हैं। एक तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैल्शियम आप जानेंगे, दूसरा आप मैग्नीशियम याद रखिएगा। ठीक है, Mg2+ लिख करके दिया रहता है आपको एग्जाम्स में। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर द 2 कोफैक्टर्स विच हेल्प द एटीपीएज एंजाइम टू hydrolyze the ATP. ATP breaks down to ADP, phosphate and energy. Energy is utilized to form the cross bridge. अब क्या होगा, ATP का हाइड्रोलिसिस हो गया ADP और फॉस्फेट में। अब ये जो ADP और फॉस्फेट है ये क्या होगा,
ये मायोसिन हेड से ये रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही रिलीज होगा हेड जो है और अंदर की तरफ रोटेट होगा, जिसकी वजह से एक्टिन का फिलामेंट ये और अंदर की तरफ आ जाएगा। द एक्टिन फिलामेंट जो है आपने पढ़ा होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, 2 जेड लाइंस पास हो रही हैं और जो एक्टिन का फिलामेंट्स जो है अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इनवर्ड मूव कर रहा है एज जोन की तरफ मायोसिन के। ठीक है, अब ये जैसे ही निकलेगा वैसे ही हेड थोड़ा अंदर की तरफ मूव करेगा। आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होगे, जो सी वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें देखिए हेड अंदर की तरफ मूव कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। एक झटके के साथ आपका जो है, आपका जैसे ये एडीपी फॉस्फेट निकलेगा वैसे ही ये जो एक्टिन का मॉलिक्यूल ये और अंदर की तरफ ले लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पर फिर से जो है मायोसिन हेड के पास एक एटीपी आकर के मॉलिक्यूल, आप डी स्ट्रक्चर में देखिए, डी डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो आकर के फिर से अटैच हो गया। एक न्यू एटीपी मॉलिक्यूल आकर के फिर से जो है मायोसिन के हेड के साथ अटैच्ड हो गया आकर के। जैसे ही एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच होगा जाकर के वैसे ही क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, एक्टिन मॉलिक्यूल और जो है मायोसिन का हेड ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज होगा, फिर से जो है पावर स्ट्रोक जनरेट होगा एडीपी फॉस्फेट रिलीज होने के बाद, और ऐसा कब तक होता रहेगा, ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक जो है कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता रहेगा। वो अटैच होगा तब तक जो है ये प्रोसेस चल रहा है। अब मसल क्या हो गया, और जब तक मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, और जैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, दिस कैल्शियम डिटैचेस फ्रॉम द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड इट इज पुश्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो है कैल्शियम ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है चला गया कैल्शियम। अब ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन दोबारा से एक्टिन के मॉलिक्यूल को हाइड कर लेगा। ठीक है, फिर से जो एक्सपोज जो थे एक्टिव साइड उनको फिर से वो ढक लेगा, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज टूट गया, मसल जो है वो रिलैक्स फेज में चली आई। ठीक, अब यहाँ पर जो अब क्वेश्चंस क्या क्या आपसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, वो आपको क्लियर कर दिया था, ए बैंड आई बैंड किसका साइज जो है रिड्यूस हो रहा है। दूसरा आपको बता दिया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर द 2 आयंस विच हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ठीक है, जो कोफैक्टर्स का काम करते हैं, एटीपी की हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं। मायोसिन का हेड जो है वो एटीपीएज एंजाइम का भी काम कर रहा है, एटीपी को तोड़ रहा है एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी में। ठीक है, तो ये 2 आयंस आप याद रखिए। दूसरी चीज़ आपको क्या याद करनी है कि आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसका दूसरा नाम मोटर एंड प्लेट भी है, और जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका सोडियम जो है टी-ट्यूब्यूल से अंदर आ रहा है और सार्कोलेमा पे भी मूव कर रहा है, पूरे सार्कोलेमा पे, इसलिए एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। एक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करा रहा है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कैल्शियम कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है पावर स्ट्रोक आपको समझा दिया। पावर स्ट्रोक कब होगा, जो एडीपी और फॉस्फेट जैसे ही मायोसिन के हेड से अलग होंगे, पावर स्ट्रोक एक झटके के साथ एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, द एक्टिन फिलामेंट दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड, जैसे ही एडीपी और फॉस्फेट निकलेगा। ठीक है, जेड लाइंस जो हैं वो भी अंदर की तरफ आएंगी। ये प्रोसेस आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जो एडीपी और फॉस्फेट थोड़ा सा और सुन लीजिए, इसका क्या होगा। एडीपी और फॉस्फेट जो है आपका, आपने पढ़ा होगा स्केलेटल मसल फाइबर, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फोक्रेटिनिन। अब एडीपी और फॉस्फेट और फॉस्फोक्रेटिनिन मिलने के बाद एटीपी बना देगा, और क्रेटिनिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एडीपी और जो है फॉस्फोक्रेटिनिन, फॉस्फोक्रेटिनिन से फॉस्फेट जो है आकर के क्या हो जाएगा, एडीपी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया। ठीक है, एक और फॉस्फेट इसको मिल गया, ये एटीपी बन गया, और फॉस्फोक्रेटिनिन
जो है फॉस्फेट अलग हो गया तो आपका क्या बचा, किटनिन। किटनिन जो है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसका डायग्राम जो है आपको हम डिटेल्ड फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देंगे। तब तक आप इसको एनसीईआरटी से पूरा टॉपिक एक बार पढ़ डालिए। ये हमने स्टेप वाइज लिख दिया है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। पहला सुन लीजिए, ए नर्व इम्पल्स रीचेस टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेकेंड, एसिटिलकोलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्सॉन टू रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन दी सार्कोलेमा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर सार्कोलेमा पे एसिटिलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स नहीं है तो क्या होगा, तो आपका जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं जनरेट हो पाएगा। सोडियम जो है की परमिबिलिटी सार्कोलेमा में नहीं होगी। एसिटिलकोलिन का सार्कोलेमा पे जो रिसेप्टर्स हैं उस पर अटैच होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, द बाइंडिंग ऑफ एसिटिलकोलिन कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ द सार्कोलेमा। ठीक है, ये आपको बता दिया। इट बिकम्स मोर परमेबल टू सोडियम। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। ठीक है, ये सोडियम मूव कर रहा है, ये क्या होगा, कोई भी आयन अगर मूव करेगा तो ये जो है पोटेंशियल डेवलप करेगा, जिसकी वजह से सार्कोलेमा डीपोलराइज्ड या एक्शन एक्टिव फेज में आ गई। अब जो है एक्शन पोटेंशियल वो पूरी सार्कोलेमा पे और टी ट्यूबुल के थ्रू सार्कोप्लाज्म मूव करेगा, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज कर देगा। अब ये पॉइंट्स आप जो है आपको समझ आ गए होंगे। और आगे वही आपको जो है कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन से अटैच होगा, हाइड्रोलिसिस होगा एटीपी का। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे। ये सब आप जो है एक बार जो है समझ लीजिए। उसके बाद इसका डायग्राम भी देख लीजिए एनसीईआरटी में, यहीं से आपके ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। याद रखिएगा, अगर एक न्यू एटीपी का मॉलिक्यूल मायोसिन हेड के साथ आके अटैच हो जाएगा, तुरंत आपका क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और मसल जो है रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देगी, रिलैक्स फेज में चली जाएगी या पोलराइज फेज में चली जाएगी। ओके, थैंक यू।